विश्व के लोगों के बीच समानता एवं न्यायपूर्ण स्थिति की स्थापना करते हैं तो राष्ट्रों के बीच स्वतः ही शांति का अस्तित्व हो जाएगा। इस सिद्धांत को दूसरे शब्दों में जियो और जीने दो के नाम से जाना जाता है। वास्तव में जियो और जीने दो का वाक्य शांतिपूर्ण सहस्त्र जिसमें युद्ध का कोई स्थान नहीं होता। ठीक है भाई। अब अगला क्वेश्चन है, भारत किन कारणों से विश्व शांति का समर्थक बना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की यह मान्यता है कि यदि तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो इसका अर्थ होगा संपूर्ण मानव सभ्यता की समाप्ति। इसलिए भारत सदैव ये चाहता है कि विश्व शांति बनी रहे। युद्ध से किसी देश का हित नहीं होता, अपार धन जन की हानि होती है, विभिन्न देश बर्बाद हो जाते हैं, विजयी देश आर्थिक रूप से टूट जाते हैं। भारत के नेता यह जानते हैं कि भारत एक विकासशील देश है, उसके आर्थिक व राष्ट्रीय विकास के लिए यह आवश्यक है कि युद्ध में न उलझे। इसलिए भारत विश्व शांति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहा है। भारत जिन कारणों से विश्व शांति का आवश्यक मानता है वे निम्नलिखित हैं। नंबर 1, स्वतंत्रता के साथ ही देश का विभाजन हुआ तथा लाखों शरणार्थी को बसाने की जिम्मेदारी पूरी करने की और देश का करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति की आवश्यकता थी। दूसरा है, विश्व शांति कायम रहने पर ही तीव्र आर्थिक विकास संभव था। तीसरा, 2 विश्व युद्धों के प्रभाव का भुक्तभोगी होने के कारण भारत विश्व शांति को आवश्यक मानता है। अगला, गांधी दर्शन के प्रभाव के कारण भी विश्व शांति के दर्शन का भारत ने समर्थन किया। अब भारत द्वारा विश्व शांति को कायम रखने हेतु कौन कौन से प्रयास है। भारत ने न केवल विश्व शांति का सैद्धांतिक समर्थन किया अपितु उसके लिए सक्रिय भूमिका भी अदा की। भारत द्वारा इस हेतु किए गए प्रमुख प्रयास निम्नलिखित है। नंबर 1, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सुलझाने हेतु भारत ने प्रयास किए। यथा 1967 का अरब इजराइल युद्ध, इंग्लैंड और अर्जेंटीना के मध्य फाकलैंड विवाद, ईरान इराक युद्ध। दूसरा है, भारत द्वारा शीत युद्ध से अलग रहने की नीति अपनाई गई। भारत के द्वारा क्या अपनाई गई? शीत युद्ध से अलग रहने की नीति। तीसरा है, भारत द्वारा परस्पर विरोधी शक्तियों के मध्य सेतुबंध कार्य किया। कोरिया युद्ध विराम हेतु भारत के प्रयास, हिंद चीन युद्ध में शांति प्रयास आदि इसके उदाहरण हैं। भारत ने नाटो, सीटो, सेंटो तथा वार्सा पैक्ट जैसे संगठनों का विरोध किया। किसका किया? सीटो सेंटो का प्रयास। भारत का यह प्रयत्न रहा है कि विश्व में जहाँ कहीं भी युद्ध की आशंका हो उस स्थिति तथा उसके कारण को समाप्त किया जाए। जहाँ कहीं शांति का खतरा उत्पन्न होता है, भारत उस खतरे को मिटाने में सक्रिय भूमिका निभाता है। भारत ने शांति के लिए सदैव प्रयास किया है, परंतु उसे स्वयं युद्ध लड़ने पड़े। चीन उस पर आक्रमण किया। चीन ने उसे पाकिस्तान से 3 बार युद्ध लड़ने पड़े, परंतु युद्ध के दौरान भी वह शांति का प्रयास करता रहा। क्या कह रहा है कि भारत के ऊपर चीन ने भी आक्रमण किया और पाकिस्तान ने भी 3 बार भारत के साथ युद्ध किया, फिर भी भारत क्या है? शांति का समर्थक है। ठीक है भाई। अब है देखो भाई, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शस्त्रीकरण की अवधारणा कैसे शांति भंग होती है। शस्त्रीकरण मतलब शस्त्रों की होड़ से शस्त्रीकरण युद्ध की ओर ले जाता है। शस्त्रीकरण की अवधारणा राष्ट्रों को शस्त्रों की होड़ की ओर ले जाती है तथा शस्त्रों की होड़ उनके युद्ध की ओर अग्रसर करती है। स्पष्ट है कि शस्त्र युद्ध का कारण बनते हैं, फलतः शांति उत्पन्न होती है। मतलब क्या है? अगर भाई जो ज़्यादा शस्त्र इकट्ठा करेंगे, कहीं परमाणु बम है, कहीं मिसाइल है, कहीं टैंक है, कहीं वो वाले टोही विमान हैं, तो अलग अलग सब क्या है, ये जो शस्त्रों की होड़ है। कोई तोप खरीद रहा है,
कोई वहाँ से दूसरे देश से लड़ाकू विमान खरीद रहा है, तो ये क्या है, शस्त्रों की होड़ है। अंत वे अशांति फैलाते हैं। अब दूसरा है सस्तीकरण सैन्यवाद को प्रोत्साहित करता है। सस्तीकरण की अवधारणा से राष्ट्रों में राजनीतिक रूप से सैन्यवाद की प्रवृत्ति भी जन्म लेती है। इस सैन्यवाद की प्रवृत्ति में राष्ट्र जहां सुरक्षा की भावना पैदा करने का प्रयास करते हैं, वहां वे अपने अंतिम रूप में हमेशा असुरक्षा की भावना को भी बढ़ावा देते हैं। परिणाम स्वरूप राष्ट्रों के बीच परस्पर शत्रुता, ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती है और जिसकी परिणति शस्त्र मुठभेड़ एवं युद्ध के रूप में होती है। ऐसी स्थिति ये अशांति का कारण बनती है। अब अगला है सस्तीकरण से शस्त्रों के प्रयोग की इच्छा जागृत है। यह भी एक मान्य सच्चाई है कि राष्ट्र के द्वारा शस्त्रों के विकास एवं विस्तार पर किए जाने वाले भारी खर्च के औचित्य को सिद्ध करने के लिए राष्ट्र नेतृत्व उनका प्रयोग करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। इस प्रकार राष्ट्रों द्वारा शस्त्रों के प्रयोग की प्रवृत्ति ही संघर्ष है, युद्ध एवं अशांति को जन्म देती है। युद्ध एवं अशांति को जन्म देती है। ठीक है भाई, अब करेंगे अगला चैप्टर। ये 2-2 नंबर के और 4-4 नंबर के ही करेंगे बस। अब है विकास का भाई, चैप्टर है 10वां। ठीक है भाई, विकास के बारे में पढ़ेंगे। ये कह रहा है कि परिवर्तन जीवन का आधार है। परिवर्तन व्यक्ति, स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय आधार पर होता है। परिवर्तन का दूसरा नाम विकास हो जाता है। विकास राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता रहता है। किसी देश में विकास हो चुका हो या हो रहा हो, यह अंतर करना कठिन है। फिर भी जिन देशों में विकास पूर्ण रूप से धारण कर चुका है, उन देशों को विकसित देश कहा जाता है। और जिन देशों में अभी विकास की प्रक्रिया चले हुए हैं, विकास क्या है, तो उसे विकासशील देश कहेंगे। उन देशों को विकासशील या देश उभरते राष्ट्र कहेंगे। विकासशील देशों को तृतीय विश्व के राष्ट्र में भी कहा गया है। विकासशील देश को क्या गया है, तृतीय। प्रथम विश्व में अमेरिका तथा उसके गुट में सम्मिलित देश आते हैं, जबकि द्वितीय विश्व में सोवियत संघ के गुट और सम्मिलित देश आते हैं। तृतीय विश्व में शेष देश आते हैं जो साम्राज्यवादी शक्तियों की दासता से मुक्ति प्राप्त करके अपनी दरिद्रता को दूर करने में प्रयत्नशील है। सोवियत संघ के एक देश के रूप में समाप्त होने पर उसका गुट बिखर गया और अब वह विश्व केवल एक ध्रुवीय रह गया। वास्तव में साम्राज्य शक्तियों ने एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के धनी देशों को लंबे समय तक अपना दास बनाया। इन देशों का आर्थिक शोषण भी किया अमेरिका ने। साम्राज्यवादी देशों ने दास राष्ट्रों के मध्य से अपना विकास कर लिया, मतलब दास खरीद कर या दास बनाकर लोगों को अपना विकास कर लिया। इतने धनी देश दरिद्र बने और दरिद्र देश धनी बने के परिणामस्वरूप देश में अविकसित द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इन देशों में भारी जागृति उत्पन्न हुई। यहाँ के लोगों ने स्वतंत्र होने के लिए आंदोलन चलाए। बहुत से देशों ने आंदोलन सफल है। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त के लिए स्वतंत्र राष्ट्रों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में विकास प्रारंभ हुआ। इन क्षेत्रों में कहीं उन्हें सफलता मिली और कहीं पर असफलता मिली। इन स्वतंत्र देश ने आर्थिक विकास के विशेष ध्यान दिया। उसके सामने विकास के प्रमुख समस्या जीवन की नितांत आवश्यकता, रोजी रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्ति करना था। इस अध्याय में हम विकास एवं अन्य संबंधित से प्रकाश डालेंगे, मॉडलों का वर्णन करेंगे भाई। अब देखो भाई, विकास का क्या अर्थ है। विकास की अवधारणा का अर्थ है भौतिकवाद, अध्यात्मवाद का परिप्रेक्ष्य भी देखा जा सकता है। भौतिकवाद में विकास का अर्थ है आर्थिक विकास तथा अध्यात्म में आध्यात्मिक विकास। भारत परिवेश में विकास की अवधारणा से तात्पर्य भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास भी है। अंत विकास का एक निश्चित लक्ष्य प्राप्ति मात्र नहीं है, बल्कि यही एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज में उत्पन्न समस्या, आर्थिक, नैतिक समाधान निकाले। ठीक है भाई। अब प्रकृति के दोहन का क्या अर्थ है। प्रकृति के दोहन का अर्थ है प्रकृति द्वारा दी गई वस्तु का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए जिससे भौतिक सुख प्राप्त हो। जैसे प्रकृति ने पेड़ पौधे, वृक्ष, पानी दिया है, तो इसका क्या है, ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करेंगे तो वो क्या है, प्रकृति का दोहन कहलाएगा। और प्रकृति बिना किसी सीमा के प्रयोग करना भूल रहा है, क्योंकि प्रकृति ने विश्व के प्रत्येक वस्तुओं को सीमित रूप से बनाया। यदि उसका उपयोग आँख बंद कर किया गया, मतलब आँख बंद कर पानी का इस्तेमाल किया गया, तो पानी भी खत्म हो जाएगा, हितकार होगा। इसलिए मानव जाति से यह आशा की जाती है कि प्रकृति साधनों का प्रयोग एक सीमा में रहकर, अब पेड़ पौधों को एक सीमा में रहकर काटे, ना कि उसको सारे। जिस प्राकृतिक साधनों का नाश हो, अर्थात प्राकृतिक साधनों का शोषण न करे, उसका मात्र दोहन ही होना चाहिए। ठीक है भाई।